हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं। आपको अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का आदर्श प्रश्न पत्र जो परीक्षा अध्ययन में दिया गया है, उस आदर्श प्रश्न पत्र के आधार पर आज आपको मैं 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, जो आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12th से रिलेटेड है दोस्तों, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा के लिए ही बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 12th क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में 12th क्लास का मटेरियल अपडेट कर रखा है दोस्तों। जितना भी मटेरियल है सारा मैंने अपडेट कर रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें जाकर आपको आदर्श प्रश्न पत्र भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन पेपर आंसर सहित भी मैंने उसमें डाल रखे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हिंदी के डाल रखे हैं, आंसर भी दिए हैं उसके, और इंग्लिश के भी आंसर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं आदर्श प्रश्न पत्र के 30 जो वस्तुनिष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए है। ठीक है, सही विकल्प हैं आपके, और सही विकल्प के बाद में रहेंगे रिक्त स्थान। ठीक है, तो आइए सही विकल्प देखते हैं। पहला जो सही विकल्प है आपका इस प्रकार है, देखिए, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। जो वस्तु की जो हर अगली इकाई है उससे सीमांत जो उपयोगिता है वो किस प्रकार की रहती है, ये बताना है। घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या फिर शून्य हो जाती है। चार ऑप्शन में से जो एक करेक्ट है वो आपका इस प्रकार है कि यदि वस्तु की हर जो अगली इकाई है उसके प्रयोग से जो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला देखिए, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। इसमें उस लागत को आपको बताना है जो शून्य नहीं हो सकती है। स्थिर लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, या फिर अवसर लागत। तो जो स्थिर लागत है वो शून्य नहीं हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिए, अगला है आपका इस प्रकार से वस्तु विभेद। नेक्स्ट जो ये है वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार है। विभेद मतलब होता है अंतर, विभेद मतलब अंतर होता है। तो वस्तु विभेद वाला जो बाजार है, ऐसी विशेषता किस में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार, या फिर ये सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर है ना, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण बाजार। इसमें आपको अच्छे से ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो अपूर्ण बाजार होता है उसमें वस्तु विभेद ये विशेषता पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला देखिए, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है। जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है ना, वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कीमत तल। क्या कहलाता है? कीमत तल कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लिए, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर किसको रखा गया है दोस्तों, ये आपको इसमें बताना है। तो आप अच्छे से एक एक क्वेश्चनों के जो आंसर है वो लिखकर अच्छे से याद करेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। और ये परीक्षा अध्ययन, जो आपकी परीक्षा अध्ययन वाली गाइड आती है, उसमें बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें पूरा। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा होटल। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आती है, मछली पालन भी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आता है, और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो आपको इसमें आंसर में बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको आरबीआई भी बोला जाता है, आरबीआई भी बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये जो सारे क्वेश्चन है अच्छे से आप एक एक करके इनको लिख लेंगे और लिख कर ही याद करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि 30 अंक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो रिक्त स्थान है वो आपके इस प्रकार है। सबसे पहला रिक्त स्थान देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र है वो होता है कीमत सिद्धांत। क्या होता है? तो याद रखेंगे आप अच्छे से कि कीमत जो सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है।
अब समझ लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं, व्यक्तिगत इकाइयाँ, उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र जो है कीमत सिद्धांत होता है। क्या होता है? कीमत सिद्धांत। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देख लीजिए, उपयोगिता मूल रूप से खालिस्तान प्रकार की होती है। उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मूल रूप से अगर पूछा जाए तो ये बताना है 2 प्रकार की। अगला है अति अल्पकालीन मूल्य को खालिस्तान मूल्य भी कहा जाता है। तो जो अति अल्पकालीन जो मूल्य है उसको बाजार मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप खालिस्तान में क्या लिखेंगे? बाजार मूल्य। यहाँ पर आप बाजार लिखेंगे। अगला देखिए अल्पाधिकार। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही होते हैं। क्या होते हैं? तो अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही विक्रेता होते हैं। ठीक है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही विक्रेता पाए जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर, तो इसमें आएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसमें करेक्ट आंसर में आप लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर में आपको क्या लिखना है? शुद्ध, ये इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला देखिए बजट। बजट सरकार की नीतियों का उपकरण होता है। तो बजट सरकार की जो राजकोषीय नीतियाँ हैं उनका उपकरण होता है। ठीक है, राजकोषीय नीतियाँ, उनका उपकरण क्या है? तो बजट राजकोषीय नीतियों का उपकरण है। अब इन खालिस्तान को आप एक स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों ये बात मैं, क्योंकि आपके जो उत्तर है ये नीचे ही दे रखे हैं। जब इनके उत्तर नीचे ही दे रखे हैं तो आप इसको अच्छे से खालिस्तान को पूरे को क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर एक अच्छा सा। तो ये आंसर यहाँ पर इसके दे रखे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर प्रतिदिन आती रहती है। अब हम देखेंगे सत्य असत्य बताइए। देख सकते हैं सत्य असत्य आपके सामने आ चुके हैं और सत्य असत्य आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है। तो ये गलत है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। एक गोले के आकार का होता है तो ये क्या है? गलत है। इसके बाद में अगला देखिए, दूसरा क्या है? स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। ये दूसरा है जो हमारा राइट है। अगला है मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तो इसमें आपको लिखना है सत्य। इसमें आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं। तो इसमें गलत है। उत्पादक तो सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कीमत का निर्धारण नहीं करते हैं वो। इसके बाद में अगला देखिए, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कही जाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का क्या कही जाती है? बैरोमीटर कही जाती है। इसके बाद में मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का जो हस्तांतरण है ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का मापन, ये क्या है? ये मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से। और ये सारे सत्य असत्य आपके कंप्लीट होते हैं। अब सत्य असत्य के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये सत्य असत्य के उत्तर भी नीचे ही दे रखे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से चलिए देखते हैं। सत्य असत्य के बाद में सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी सही जोड़ी आपके सामने आ चुकी है। सही जोड़ी बनाइए और सही जोड़ी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। मिट्टी के बर्तन बनाना, तो ये है रूप उपयोगिता। ठीक है, अल्पकालीन विचार। तो अल्पकालीन जो विचार है इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उससे रिलेटेड है अल्पकालीन विचार। नेक्स्ट देखिए, अकेला विक्रेता। विक्रेता होता है किसी भी वस्तुओं का विक्रय करने वाला, बेचने वाला। तो अकेला विक्रेता, इसके आगे आपको लिखना है एकाधिकारी, क्योंकि एक है वो। ठीक है, तो वो क्या है? अकेला है, इसलिए उसको एकाधिकारी कहा जाता है। कीमत सीमा। तो जो कीमत सीमा है ना, इसके आगे आपको लिखना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या लिखना है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रतिभूति विनिमय कर। जो प्रतिभूति विनिमय कर है उसमें आपको कंप्लीटली बताना है स्टॉक एक्सचेंज शेयर। क्या बताना है? स्टॉक एक्सचेंज शेयर। और चालू खाते की मद है। चालू खाते की मद क्या है? तो आयात निर्यात। जो आयात निर्यात है वो किसकी मद है? चालू खाते की मद है। और ये उत्तर आपके यहाँ पर भी कंप्लीटली दे रखे हैं। तो सारे जो ये सही जोड़ी है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, अब सही जोड़ी के बाद में हम बात करेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देख सकते हैं, आर्थिक समस्या को किस वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, प्रश्न को समझें आप। सबसे पहले जो आर्थिक समस्या है, इस आर्थिक समस्या को कौन से वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा आर्थिक समस्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है। जो सीमांत लागत है वो किस पर निर्भर करती है, तो कुल लागत पर निर्भर करती है। जो सीमांत लागत है वो कुल लागत पर निर्भर हो जाती है, तो ये इसमें करेक्ट लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें जो क्रेता और विक्रेता की जो संख्या है वो अधिक होती है। अधिक आप इसमें करेक्ट आंसर लिखेंगे। साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है। जो साम्य कीमत है उससे अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है, तो उसमें आपको बताना है कि उसमें कहलाता है कीमत तल। क्या कहलाता है? कीमत तल। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कीमत तल। शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखेंगे। ये जो सूत्र है यहाँ पर दे रखा है, इस सूत्र को मैं यहाँ ऊपर भी लिख देता हूँ। H बराबर C प्लस RR प्लस ER, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, बजट का एक उद्देश्य आपको लिखना है। तो जो बजट है उसका एक उद्देश्य है आर्थिक नियंत्रण। आर्थिक नियंत्रण, ये बजट का क्या है? ये बजट का एक उद्देश्य है। तो दोस्तों ये जितने भी 6 क्वेश्चन हैं इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 ही क्वेश्चनों के आंसर आपको ये दे रखे हैं। ये उत्तर जो लिखा है, ये फर्स्ट पहले में उत्पादन संभावना वक्र आएगा, इसके बाद में कुल लागत आएगा, दूसरे में, तीसरे में अधिक आएगा, चौथे में कीमत तल आएगा, पाँचवें में क्या आएगा? H प्लस C प्लस RR प्लस ER, और जो लास्ट वाला है बजट का एक उद्देश्य, उसका आपको लिखना है आर्थिक नियंत्रण। तो ये आपका कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 नंबर के क्वेश्चन थे, वो मैंने 30 नंबर के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं दोस्तों। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी परीक्षा अध्ययन, जो अपडेटेड परीक्षा अध्ययन है जो 2021 वाली, उसके आधार पर है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।